नमस्कार। आज हम इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की भारत यात्रा पर मिली जानकारी की गहराई में जा रहे हैं। ये यात्रा जनवरी 2025 में हुई थी जी। और इस राजकीय यात्रा की सबसे बड़ी हाईलाइट थी कि वो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। बिल्कुल। तो चलिए समझते हैं कि इस विजिट से क्या खास बातें निकल कर आईं, क्या इसके मायने हैं। बिल्कुल, ये विजिट कई वजहों से अहम थी। जैसा आपने कहा, राष्ट्रपति सुबियांतो मुख्य अतिथि थे, ये तो है ही, पर शायद उससे भी ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात थी गणतंत्र दिवस परेड में इंडोनेशियाई सैन्य दल की भागीदारी। हाँ, ये वाकई काफी अनोखा था। सुनने में आया है कि काफी बड़ा दल था ये। हाँ, काफी बड़ा। कुल 352 सदस्य थे। इसमें से 162 तो मार्चिंग सदस्य थे और 190 बैंड के सदस्य। अच्छा। और इसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसा सुनने में आया, ये पहली बार था जब इंडोनेशिया का कोई सैन्य दल देश के बाहर किसी राष्ट्रीय दिवस परेड में शामिल हो। ओह, वाकई पहली बार। हाँ, पहली बार। तो ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक भरोसा कितना बढ़ रहा है। और इतिहास देखें तो राष्ट्रपति सुबियांतो चौथे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति हैं जिन्हें यह सम्मान मिला गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने का। सही। दिलचस्प बात यह भी है कि इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुतार्नो वो 1950 में हमारे सबसे पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। बिल्कुल सही कहा। तो एक तरह से ये ऐतिहासिक संबंधों की एक निरंतरता भी दिखाता है। अच्छा, अब बात करते हैं द्विपक्षीय बातचीत की। 25 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति सुबियांतो के बीच हैदराबाद हाउस में बातचीत हुई। तो जानकारी के अनुसार चर्चा का दायरा काफी बड़ा था। हाँ, बातचीत काफी व्यापक थी। इसमें राजनीतिक मुद्दे थे, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री सहयोग जैसे अहम रणनीतिक विषय थे। और उसके साथ साथ आर्थिक मसले, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, ये सब जरूरी बातें भी शामिल थीं। और भविष्य को देखते हुए? हाँ, भविष्य को देखते हुए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री संसाधनों का सस्टेनेबल विकास, फिर स्वास्थ्य, फार्मा, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग, इन सब पर भी बात हुई। आपने डिजिटल बदलाव का जिक्र किया। क्या तकनीक पर, खासकर जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, उन पर कोई विशेष जोर था? बिल्कुल था। फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे डीपीआई कहते हैं, इन क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने का फैसला लिया गया। अच्छा, डीपीआई वाला पॉइंट अहम लगता है। हाँ, डीपीआई खास तौर पर अहम है क्योंकि देखिए, भारत का जो यूपीआई जैसा सफल मॉडल है, वो इंडोनेशिया जैसे बड़ी आबादी वाले देश के लिए वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने में काफी मददगार साबित हो सकता है। सही बात है। अच्छा, रक्षा और सुरक्षा सहयोग की बात करें तो क्या सिर्फ संतोष जताने तक ही बात सीमित रही या कुछ ठोस प्रगति भी दिखी? नहीं, सिर्फ संतोष जताने तक सीमित नहीं थी। रक्षा उत्पादों के निर्माण और सप्लाई चेन में मिलकर काम करने पर सहमति बनी। ओके। जो भारत के मेक इन इंडिया और इंडोनेशिया की अपनी रक्षा जरूरतों दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। और साथ ही आतंकवाद के हर रूप की कड़ी निंदा की गई और इससे सख्ती से निपटने का संकल्प भी दोहराया गया। ये तो खैर दोनों देशों के लिए एक साझा चिंता का विषय है ही। बिल्कुल। अच्छा, समझौतों की बात करें तो क्या कुछ अहम समझौते भी हुए इस दौरान? हाँ, समझौते भी हुए। कुल 5 समझौता ज्ञापनों पर एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए। 5 एमओयू किन क्षेत्रों में थे ये एमओयूज ये जो आपसी सहमति पत्र होते हैं, ये भविष्य में सहयोग का एक तरह से खाका तैयार करते हैं। तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में थे, आयुष में दोनों देशों के कोस्ट गार्ड्स के बीच सहयोग पर थे। अच्छा। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और सांस्कृतिक आदान प्रदान, इन क्षेत्रों से जुड़े थे। तो ये दिखाता है कि सहयोग कितना विविध है, कितने अलग अलग एरियाज में। और एक बात और, 2025 को भारत आसियान पर्यटन वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। हाँ, सही। तो इस मौके पर जाहिर है पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। अच्छा, अगर हम थोड़ा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखें तो भारत के लिए इंडोनेशिया का रणनीतिक महत्व क्या है? क्यों इतना अहम है इंडोनेशिया? देखिए, इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये नीति, आप जानते हैं, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत के जुड़ाव को गहरा करने पर केंद्रित है। हाँ। और आर्थिक रूप से भी देखें तो इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है। आंकड़े बताते हैं कि 2023 में द्विपक्षीय व्यापार करीब 29.40 बिलियन डॉलर का था। काफी ज्यादा है तो। हाँ, और क्योंकि दोनों ही विशाल तटरेखा वाले देश हैं,
तो समुद्री सुरक्षा और ब्लू इकोनॉमी में सहयोग भी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो संक्षेप में कहें तो इस यात्रा की खास बातें रही गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया की वो अभूतपूर्व भागीदारी, कई अहम क्षेत्रों में व्यापक बातचीत हुई और भविष्य के सहयोग की नींव रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण समझौते भी हुए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये यात्रा साफ तौर पर भारत और इंडोनेशिया के बीच जो रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते गहरे हो रहे हैं उसका एक प्रमाण है। अब यहाँ एक सोचने वाली बात ये निकलती है कि ये जो नए क्षेत्र उभर रहे हैं, जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा उत्पादन में साझेदारी और ब्लू इकोनॉमी, इनमें ये बढ़ता हुआ सहयोग आने वाले वक्त में भारत इंडोनेशिया संबंधों को किस नई दिशा में, किस नए मुकाम पर ले जा सकता है, ये देखना दिलचस्प होगा।